नमस्कार, न्यूज़आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए डिंपल यादव ने नामांकन दाखिल किया। सुभाषपा ने पहले ही अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। साथ ही बीजेपी भी सेंध लगाने की तैयारी में है। साथ ही शिवपाल यादव भी डिंपल के नामांकन में नजर नहीं आए। ऐसे में क्या सपा अपना गढ़ बचा पाएगी? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं। चुनावी मैदान कौन बलवान। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया है। आज डिंपल यादव ने नामांकन पत्र भरा, लेकिन यादव कुनबे में शिवपाल यादव नहीं दिखे। वहीं इस सीट पर सुभाषपा ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। हालांकि बीजेपी ने सपा के इस गढ़ में अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। ऐसे में इस चुनाव में सपा अपना गढ़ बचाने की जुगत में है। बीजेपी इसमें सेंध मारने की कोशिश कर रही है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। समाजवादी पार्टी ने संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन से रिक्त हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। सपा ने अपना प्रत्याशी डिंपल यादव को चुना है, जो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी है। डिंपल यादव नामांकन के लिए मैनपुरी रवाना होने से पहले अखिलेश यादव के साथ मुलायम सिंह यादव के समाधि स्थल पर पहुंची। डिंपल और अखिलेश यादव ने अपने दिवंगत पिता के समाधि स्थल पहुंचकर उनकी समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और इसके बाद वो मैनपुरी के लिए रवाना हुई। डिंपल यादव दोपहर करीब 1 बजे मैनपुरी कलेक्ट्रेट पहुंची और अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में सपा की उम्मीदवार डिंपल यादव ने ट्वीट किया है। नेताजी को सादर नमन करते हुए आज हम नामांकन उनके सिद्धांतों और मूल्यों को समर्पित कर रहे हैं। नेताजी का आशीर्वाद हम सबके साथ हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। अपने स्वजनों के साथ नामांकन करने पहुंची डिंपल के जत्थे में प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव नजर नहीं आए। अब ऐसे में इसे लेकर पत्रकारों ने जब प्रोफेसर रामगोपाल यादव से सवाल किया, तब उनका कहना था कि शिवपाल से पूछकर ही उम्मीदवार घोषित किया गया था। वे आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सभी साथ हैं। अगर रामगोपाल की बातों पर विश्वास किया जाए तो ये तय है कि इस सीट पर यादव परिवार के घर में कोई घमासान नहीं है। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले सुभाषपा से बना गठबंधन टूट चुका है और सुभाषपा ने रमाकांत कश्यप को चुनाव मैदान में उतार दिया है। वहीं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की अधिकार सेना ने एक मुस्लिम प्रत्याशी को चुनाव में उतारा है। वहीं अगर बात करेंगे बीजेपी की, तो बीजेपी की ओर से अपर्णा यादव को इस चुनाव मैदान में उतारे जाने की खबर सामने आ रही है। लेकिन ये भी हो सकता है अगर इस चुनाव में बीजेपी जातीय गणित पर नजर दौड़ाए तो किसी शाक्य उम्मीदवार को भी उतार सकती है। आइए इस सीट पर किस जाति का प्रतिशत कितना है जानते हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट का जातीय समीकरण। यादव वोटरों की संख्या करीब 4,25,000, शाक्य वोटरों की संख्या करीब 3,25,000, क्षत्रिय वोटरों की संख्या करीब 2,40,000, ब्राह्मण वोटरों की संख्या करीब 1,10,000, दलित वोटरों की संख्या 1,20,000, लोधी वोटरों की संख्या 1 लाख, वैश्य वोटरों की संख्या 70,000 और मुस्लिम वोटरों की संख्या 55,000। मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद रिक्त हुई सीट पर 5 दिसंबर को चुनाव होना है। अब ऐसे में बसपा कांग्रेस मैनपुरी सीट के लिए अपने प्रत्याशी न उतारने के संकेत दिए। सपा ने मुलायम सिंह यादव की विरासत संभालने के लिए डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं अखिलेश यादव के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़े ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी से प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार दिया है। लेकिन बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को लेकर अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। अब देखना ये होगा कि बीजेपी सपा से ये सीट छीनने के लिए कौन सी रणनीति अपनाती है। स्पेशल डेस्क न्यूज़आवर। तो मैनपुरी सीट के लिए डिंपल यादव ने नामांकन पत्र भर दिया है। सवाल यहां पर यह है कि इस नामांकन पत्र भरते समय
जो उनका कुनबा, पूरा का पूरा कुनबा उनके साथ था, लेकिन उसमें शिवपाल यादव मौजूद नहीं थे। तो क्या संयुक्त प्रगतिशील, क्या प्रसपा के अध्यक्ष इससे नाखुश हैं? हालांकि रामगोपाल यादव ने साफ साफ ये कहा है कि उनकी सहमति ली गई है, लेकिन वो यहां नहीं पहुंचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक तरह से यह भी माना जा सकता है कि अगर जो मैनपुरी की सीट है तो यहां भी शिवपाल यादव ने समझौता कर लिया है अपने परिवार के साथ, लेकिन क्या कर पाते हैं समझौता, ये देखने वाली बात होगी। क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और बातचीत करने का प्रयास करेंगे, इसके राजनीतिक मायने निकालने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ सवाल भी लेंगे और जवाब अपने मेहमानों से लेंगे। दूसरी बात यह है कि बीजेपी मैनपुरी सीट पर सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। अपर्णा यादव की जहां तक नाम उछाले जा रहे हैं राजनीतिक गलियारों में उत्तर प्रदेश के, कि हो सकता है कि एक परिवार से दो बहुओं को लड़ा दिया जाए। ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि आखिर बीजेपी क्या करती है। अगर बीजेपी अपर्णा यादव को, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, अपर्णा यादव को यहां से चुनाव मैदान में उतारती है, तो सवाल फिर वही होगा कि अब इन एक ही परिवार के दो बहुओं में कौन जीतेगा। लेकिन अगर यहां पर जातीय समीकरण पर बीजेपी नजर दौड़ाती है और वास्तव में जीतने का प्रयास करती है, तो यहां पर सवाल यह खड़ा होगा कि जो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा वोटर है जाति के आधार पर, वो है शाक्य। तो क्या बीजेपी किसी शाक्य उम्मीदवार को यहां से खड़ा कराएगी? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ विवेक कुमार श्रीवास्तव बीजेपी नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ शौकत अली सपा नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर आलोक सोती, और संवाददाता हैं लखनऊ से प्रशांत राव। तो डॉक्टर आलोक सोती, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम अपने संवाददाता प्रशांत राव के पास जाना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि वास्तव में जो वहां मैनपुरी लोकसभा सीट पर जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, सबसे पहले आप यह बताएं कि शिवपाल यादव उनके नामांकन में नहीं पहुंचे, जबकि पूरा कुनबा पहुंचा हुआ था। तो क्या माना जाए कि अभी खटपट चलेगा? क्या इसका नुकसान सपा को होगा? उसके बाद तो फिर अदर प्रश्नों पे भी नजर दौड़ाते हैं। पहले यह बताइए। प्रशांत राव, प्रशांत राव, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो प्रशांत राव तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। जैसे ही हमारी आवाज इन तक पहुंचेगी, हम वहां की स्थितियों के बारे में आपको अवगत कराएंगे। लेकिन अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास सपा के प्रवक्ता हैं, हम उनसे ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। शौकत अली जी, शौकत अली जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि पूरा कुनबा पहुंचा नामांकन दाखिल करने, शिवपाल जी नहीं पहुंचे, नाराजगी कहलाएगी या फिर राजनीतिक हानि? क्या कहें इसे हम? जी, शौकत अली जी से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो हम अब सीधे चलते हैं बीजेपी नेता विवेक कुमार श्रीवास्तव जी के पास। विवेक जी, आपसे ही सवाल लेते हैं, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं। सवाल यहां पर यह है कि अपर्णा जी की बात आ रही है कि मैनपुरी सीट से बीजेपी अपर्णा जी को चुनाव लड़ा सकती है। ये कई परिवार के दो बहुओं को आमने सामने टक्कर दिलवाया जा सकता है। तो सर जी, ये अफवाहें हैं या फिर ऐसा बीजेपी सोच भी रही है? देखिए, हमारे यहाँ इस तरह का निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड करता, देवेंद्र जी।
चर्चाएं हो सकती है, चर्चा करने में कहीं कोई बुराई नहीं है। किसी के भी द्वारा टिकट मांगा जा सकता है, टिकट मांगे जाने में किसी को कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन इसका अंतिम फैसला हमारे यहाँ पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है और उसके निर्णय के बाद सब लोग उस प्रत्याशी को जिताने के लिए प्राण पड़ते लग जाते हैं। तो थोड़ा इंतजार करिए, बहुत जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी। जो भी प्रत्याशी होगा मजबूत होगा, दमखम के साथ उतरेगा और पूरी पार्टी उसके साथ लगेगी और वो मैनपुरी से चुनाव जीत करके भारत की संसद में जाएगा। जी बिल्कुल, ये तो सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन अगर जो जातीय समीकरण देखें तो यादव वोट बैंक बहुत ज्यादा है, उसके बाद शाक्य वोट बैंक है वहां पर वोटर्स की संख्या। तो क्या लगता है कि शाक्यों में से किसी का चुनाव कर सकती है बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जातिगत राजनीति में विश्वास नहीं करती जी। हालांकि उत्तर प्रदेश में राजनीति में जातिगत समीकरणों का ध्यान रखना एक राजनीतिक व्यवस्था है जी, परंतु भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी इस जातिगत राजनीति में विश्वास नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी जातिगत राजनीति में विश्वास नहीं करती। सीधे हम डॉक्टर आलोक सोती जी के पास जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जातिगत जो समीकरण है उन पर विश्वास नहीं करती। जी, कितनी सत्यता है इस बातों में, डॉक्टर आलोक सोती? गया है और आप देख रहे हैं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज हमारे तक पहुंच रही है। जिस तरीके से बीजेपी जो है जीत पे जीत हासिल करती, एक तरीके से अपनी सारी रणनीति लगाती है। अब ये कहना कि वो सिद्धांतों की पार्टी है, ये कहना उचित नहीं होगा। और वो वोट वो जीतना चाहती है और वोट पाना चाहती है, इसलिए जो है वो किसी भी नीति पे जा सकती है। और ये सत्ता को हासिल करना या राजनीति के अंदर आप कह सकते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको राजनीति करनी है तो आपको धर्म के आधार पे या जाति के आधार पे या जो आपका मैनिफेस्टो होता है उसके आधार पे आप चुनाव लड़ते हैं। लेकिन आप जानते हैं जिस तरीके की उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसमें आप देखते हैं कि जिस तरीके से धार्मिक मुद्दे और जो आपके जातिगत मुद्दे हैं वो प्राथमिकता से आगे चलते हैं, विकास के मुद्दे जो है अंत में पीछे रह जाते हैं। और जहां तक यहाँ पे मैनपुरी का चुनाव हो रहा है, इसमें आप देखेंगे कि एक जो है इमोशनल आपका रहेगा, एक सिंपैथिक वेव जिसको कहते हैं राजनीति में, एक सिंपैथी वेव जो देखने को मिलती है। जिस तरीके से इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी उसके बाद आपने देखा था जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपने देखा था प्रचंड बहुमत की कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो ये एक इमोशनल है, लोग बाग काफी जो है इमोशनल वोटर्स हैं। और आप जानते हैं ईपी सेंटर रहा है सपा पार्टी का, जो है 1996 से यहाँ से लगातार जीतती चली आई है और यही उनका ओरिजिन है, सफाई से बहुत करीब में है। और ये जो रेडियस अगर आप मान लीजिए 100 किलोमीटर का, तो सपा पार्टी यहाँ पे बहुत सशक्त। ऐसे में केवल जो जातिगत आंकड़े हैं वो नहीं है, लोगों की व्यक्तिगत जुड़ाव है, काफी पुरानी पार्टी हो चुकी है, लोगों के काफी काम हुए हैं उस क्षेत्र के। तो इन सब बातों को देखते हुए और एक सिंपैथी वेव को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे लगता है कि डिम्पल जी आसानी से लेंगी। ठीक है सर, हम शौकत अली जी के पास जाना चाहेंगे। सपा प्रवक्ता हैं आप जी, सपा माफ कीजिएगा सपा नेता हैं। शौकत अली जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, शौकत अली जी, सवाल आपसे वही पुराना हम करेंगे जो सबसे पहले आपसे शुरुआत कर रहे थे, वही कि आज डिम्पल यादव ने नामांकन पत्र भरा है, पूरा कुनबा साथ गया है, लेकिन शिवपाल जी उपस्थित नहीं थे। क्या समझें आपकी ये पारिवारिक विवाद कहीं राजनीतिक झटका देगा क्या? देवेंद्र जी, देखिए वो एक राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया है। माननीय डिम्पल जी ने पर्चा दाखिल किया है, तो वो जब अपने दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो उनका होना या ना होना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो हमारे दल में तो है नहीं, मैं ये कहूँ कि वो हमारे पार्टी में है और हमारे दल में है तो आएंगे। हाँ, परिवार की बात अलग है। देखिए, परिवार की अगर बात करेंगे देवेंद्र जी, तो स्पष्ट तौर पे शिवपाल जी ने साफ तौर पे कहा था, जब नेताजी का देहांत हुआ था तो उन्होंने कहा था कि जो माननीय नेताजी को देखना चाहते हैं वो अखिलेश जी के रूप में देखें। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई, परिवार कहीं भी अलग नहीं।
अब देखिए, पार्टी की बात करें तो वो खुद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पार्टी के नेता हैं, तो वो अपने दल की राजनीति कर रहे हैं, हम अपने दल की राजनीति कर रहे हैं। अब इसमें कहीं भी परिवार से या राजनीति से जोड़ा नहीं जा सकता। चलिए मान लेते हैं कि उस दल में शामिल नहीं हुए हैं, ठीक है, उनका अपना दल है और सपा का एक अलग दल है, ये हम मान लेते हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है ना कि आप नामांकन करने मैनपुरी कलेक्ट्रेट में नहीं गए, चलिए ठीक है, घर तो आना चाहिए, कुनबा है तो। देखिए, घर कोई बहुत दूर नहीं देवेंद्र जी, वो जब आना होगा वो चले आएंगे। सर घर में शादी हो, एक बात बताइए सर, ठीक है, समझ गए, हमारे दर्शक भी समझ गए, घर में शादी है और घर में शादी के समय कोई ना आए और बाद में आए, देवेंद्र जी यही आप कहना चाह रहे हैं, ठीक है। देवेंद्र, ये शादी का माहौल दूसरा होता है, राजनीतिक पार्टियों का माहौल दूसरा होता है। घर में कौन सी राजनीतिक पार्टी, जब कुनबे की बात हो रही है, आप घर में आइए, साथ ना जाइए, सपा वाले साथ जाएंगे, ठीक है, प्रसपा वाले नहीं जाएंगे। होगा घर में, अरे देवेंद्र जी कैसी बचकानी बातें कर रहे हैं आप जी। एक दूसरे के सेलफोन नंबर हैं, तमाम लोगों का मिलना जुलना है, कब मिलेंगे जरूरी थोड़ी है। सारी चीजें दिखती है ना सर, सारी चीजें दिखती हैं। चंद कदमों की मैंने कहा ना तमाम चीजें ऐसी हैं जो मीडिया तक नहीं जाती जी। परिवार एक साथ खड़ा है, परिवार में कहीं भी कोई चीज टूट परिवार एक साथ खड़ा होता ना सर तो प्रसपा नहीं बनती, परिवार एक साथ खड़ा होता ना तो प्रसपा नहीं बनती। देखिए ठीक है, वो राजनीतिक सुनिए, वो राजनीतिक चीजें हैं। अब ऐसे तमाम दल के उदाहरण मैं दूंगा जिनके परिवार में दो खंड हैं, दो अलग अलग दल बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग हैं, कांग्रेस में भी ऐसे लोग हैं, तमाम दलों में हैं। ठीक है, राजनीति होना अलग चीज है, परिवार होना अलग चीज है। ठीक है, परिवार के लोग एक हैं, राजनीतिक मंच अलग अलग। ठीक है सर, ठीक है। हमारे संवाददाता प्रशांत राव हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत राव, हम आपके पास आना चाहेंगे, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आप ये बताने का कष्ट करें कि मैनपुरी सीट पर इस समय समीकरण क्या है। जी देवेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि मैनपुरी सीट पर जो समीकरण अभी ये है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव की जो स्थिति रही है वो पिछली बार वो करीब 94,000 वोटों से वहां लोकसभा चुनाव जीते थे और अभी वर्तमान में केवल एक ही पार्टी यानी कि जो समाजवादी पार्टी ने डिम्पल यादव को चुनाव प्रत्याशी बनाया है और आज उनका नामांकन भी दाखिल हो गया। तो अभी जो देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की प्रतीक्षा जनता कर रहे हैं, किसको वहां से वहां प्रत्याशी बनाया जाएगा और इसके बाद वहां की जो राजनीतिक समीकरण है, जो गणित है, वो साफ हो जाएगी। हालांकि जो उस सीट पर देखा जाए ओबीसी वोटों में जिसमें सबसे ज्यादा यादव और उसके बाद शाक के वोट सबसे ज्यादा है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसी शाक बिरादरी के व्यक्ति को वहां पर प्रत्याशी बना सकती है। लेकिन वहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि डिम्पल यादव की देवरानी यानी कि अपर्णा यादव को भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी। तो ऐसे में अभी जो कयास यही है कि शाक वोट पर या पर अपर्णा यादव पर, अगर शाक में वहां किसी को प्रत्याशी बनाया जाता है तो एक आधा वोट बैंक ओबीसी का शाक के हक में होगा और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती करते हुए चलेगा। करीब शाक का वोट यहाँ 2 लाख से ऊपर है और इसके साथ 2.5 लाख क्षत्रिय वोट है और 1 लाख से ऊपर यहाँ पर ब्राह्मण वोट है और वैश्य वोट करीब है 75,000 से ज्यादा। तो एक मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी वहां खड़ी हुई दिखाई देगी। लेकिन वहां समाजवादी पार्टी को कम आंकना ये गलती होगी अन्य दलों की, क्योंकि लगातार जिस तरीके से 1996 से जो समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव से वहां के जनता का जुड़ाव रहा है और लगातार चाहे कोई भी हवा रही हो लेकिन समाजवादी पार्टी का ही प्रत्याशी जीता है। 5 बार मुलायम सिंह यादव वहां से विधायक सांसद रह चुके हैं। 2004 में भी वो चुनाव जीते थे लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब वो सीट खाली हुई और उनके जो नाती रहे धर्मेंद्र यादव वो सांसद बने और इसके साथ ही 2014 में भी वो चुनाव जीते, क्योंकि 2 सीटों से चुनाव जीते थे। तब वो यहाँ पर आजमगढ़ और मैनपुरी से चुनाव जीते थे, तो उस समय भी उन्होंने यहाँ पर मैनपुरी सीट छोड़ी थी, तो उनके नाती तेज प्रताप यादव चुनाव जीते और फिर 2019 ठीक है, गढ़ है कुल मिलाकर के प्रशांत राव वो गढ़ है, प्रशांत राव वो गढ़ है, सपा का गढ़ है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ जाता है ना प्रशांत राव, सवाल यहाँ पर ये उठ जाता है
कि अगर यह सपा का गढ़ है और बीजेपी अपर्णा यादव को चुनाव लड़ाती है या फिर शाक्य वर्ग से किसी उम्मीदवार को चुनाव लड़ाती है, तो फायदे में बीजेपी कितना रहेगी और नुकसान में सपा कितना रहेगी? डॉक्टर आलोक सोती, सवाल आपसे। देखिए, परिवार में आप देख रहे हैं दरार पड़ी थी और जिस तरीके की जो उनकी पारिवारिक स्थिति है और अपर्णा जी ने बीजेपी को ज्वाइन किया है, तो ये ऐसा केस आप सोनिया गांधी और मेनका गांधी को चुके हैं। लेकिन कुछ भी हो, कुछ सैद्धांतिक भी होते हैं। माननीय मुलायम सिंह के और मोदी जी के बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कुछ ना कुछ बीजेपी भी जो है सॉफ्ट कॉर्नर लेकर चलेगी। वो नहीं चाहेगी कि परिवार में इस तरीके का कोई प्रतिबंधी खड़ा किया जाए जिसमें पारिवारिक लोग आपस में लड़े। लेकिन आप जानते हैं राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी जाए। ये एक प्रतिष्ठित सीट तो है ही है, और जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं 95 से उनका दबदबा रहा भी है, तो ऐसे में कुछ कहना मुश्किल होगा। लेकिन जो अगर बीजेपी प्रत्याशी तो जरूर उतारेगी, और ऐसे में अगर 7 वोट अगर उसके पास कोई सशक्त कोई कैंडिडेट मिलता है, और अगर आपके क्षत्रिय और ब्राह्मण वैश्य जो कि बीजेपी का एक वोट माना जाता है, अगर उसके साथ आएगा तो डिम्पल जी के लिए जो है बड़ा मुश्किल सा मुकाबला हो जाएगा। लेकिन देखा गया कि जो सिंपैथी बेयर होती है और बहुत ही जल्दी हो रहे हैं। अभी स्वर्गीय मुलायम सिंह की का भी जल्दी निधन हुआ है और एक वहाँ शोक की लहर है। तो ये सिंपैथी वोट्स जो होते हैं, और चूंकि उनका परिवार है, गढ़ है सपा का, तो ऐसे में कह पाना थोड़ा बड़ा मुश्किल होगा कि बीजेपी जो है बहुत ही मजबूती से वहाँ लड़ेगी या लड़ना चाहेगी। और हमें नहीं लगता कि अपर्णा यादव जी को उनको वहाँ उतारा जाएगा, क्योंकि एक थोड़ा सा ठीक है, अगर जो अपर्णा यादव वहां से नहीं उतारती है बीजेपी, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि परिवार में 2 बहुएं एक साथ टक्कर देंगी आमने सामने, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर बाय द वे बीजेपी अपर्णा यादव को उतार देती है शौकत अली जी, ऐसे में सपा क्या करेगी? जी जी देखिए देवेंद्र जी, मैनपुरी जो है नेताजी की कर्मभूमि रही है, और हमेशा मैनपुरी ने समाजवादियों को जो है सम्मान देकर सदन भेजने का काम किया है। एक बड़ा किला है समाजवादियों का मैनपुरी। अब अपर्णा जी आती हैं, अपनी ताकत आजमाने का काम करेंगे। मैं बड़ा आश्चर्य में था, दिन में भी इस चीज को पढ़ने का प्रयास कर रहा था कि क्या कहकर वोट मांगेंगे। ये कहेंगे कि हम मैनपुरी की तस्वीर बदल देंगे, या फिर ये कहेंगे भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, हम मैनपुरी को और विकास देने का काम करेंगे। तो मैनपुरी की जनता भी उनसे पूछेगी तो जरूर कि भैया मुझे सिर्फ इतना बताइए। ये भी कह सकती है ना, 7 साल हो गए केंद्र में, ये भी कह सकती है ना कि इस समाजवादी परिवार में हमें पूरा उचित स्थान नहीं मिला, इसलिए हमने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो जो अपने परिवार के लोगों को उचित स्थान नहीं देता है, वो आप लोगों का क्या देगा? ये भी तो प्रश्न उठता है ना। अब जब जाएंगी जनता के बीच, तो जनता मुझे लगता है जितना अच्छा जवाब अपर्णा जी को देंगे वो मैं नहीं दे पाऊंगा। अच्छा, अगर उनको पलट के किसी ने कह दिया कि जो बहू मुलायम सिंह का सम्मान नहीं कर पाई, उनके दल में ना रह पाई, बाहर चली गई, उनका हम क्या सम्मान करें? अगर मैनपुरी की जनता ने बुरी तरीके से जवाब दे दिया तो मुझे लगा अच्छा नहीं लगेगा। घर की बहू, उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो नेताजी के नाम पे वोट मांग पाएंगी, भारतीय जनता पार्टी के नाम पे वोट नहीं मांग पाएंगी। ये नहीं कह पाएंगे मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हूँ, मुझे वोट दे दीजिए। ये बार बार कहेंगी मैं नेताजी की बहू हूँ। अगर वो ये कहेंगे भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हो, तो लोग बाहर का रास्ता दिखा देंगे। जो भी उनके पास है वो नेताजी के नाम पे ही मिल सकता है। बाकी उनको अगर ये कह के कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की मैं प्रत्याशी हूँ, इसलिए मुझे वोट दे दिया जाए, तो वहां की जनता उनको सीधे नकारने का काम करेगी। वहां की जनता सीधे नकारने का काम करेगी। प्रशांत राव, हम आपके पास आना चाहेंगे। क्या प्रशांत राव, स्थितियां वहां क्या हैं? क्या अपर्णा यादव को जिस तरह से शौकत अली जी ने बताया उस तरह से वहां की जनता नकारेगी, या फिर इस तरह के जवाब बस कपोल काल्पनिक हैं? क्या लगता है आपको?
जी बिल्कुल, देखिए जी देवेंद्र जी, बिल्कुल देखिए, किसी भी प्रत्याशी को या दल को वहां हल्का नहीं समझना चाहिए, क्योंकि नेताजी के साथ जिस तरीके से वहां लोगों की भावात्मक जुड़ाव थे, शौकत जी कह रहे हैं कि वही छवि अखिलेश यादव जी में देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां समीकरण उलट भी सकते हैं। क्योंकि अब जनता जो है लगातार जो पीएम मोदी का या फिर मुख्यमंत्री योगी के जिस तरीके से मॉडल के लेकर उन्होंने जो आजमगढ़ चुनाव हारा और इसके साथ ही रामपुर चुनाव हारा, दोनों जगह लोकसभा के उपचुनाव हुए थे, वहां समाजवादी पार्टी ने अपनी दोनों सीटें खो दी थी। तो ऐसे में मैनपुरी भले ही समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा हो, तो वहां पर जो राजनीतिक गणित है वो फिट बैठने वाला समाजवादी पार्टी का इतना आसान नहीं है, ये बड़ा ही रण कठिन है। और अपर्णा यादव यदि खड़ी होती हैं तो कहीं ना कहीं यादव वोट बैंक भी कटेगा, और इसके साथ ही जो अन्य वोट है ओबीसी का, वो भी थोड़ा कटता हुआ नजर आएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बार ये दिखाएगी कि परिवारवाद का जो चेहरा अखिलेश यादव पर लगा हुआ है, कि लगातार चाहे वो आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव को उतार देते हों और फिर इसके बाद मैनपुरी में डिंपल यादव को उतार दिया है, तो उसका जो मैसेज लेके भारतीय जनता पार्टी अन्य जो वोटर हैं, क्योंकि अब की बार बीएसपी का वोटर यानी कैडर वोट जो एससी वोट है वो फ्री है, तो उस पर फैसला ये लोग ले सकते हैं और उसे ये मैसेज दे सकते हैं कि लगातार समाजवादी पार्टी में परिवारवाद हावी है, इसलिए परिवारवाद से हटकर विकासवाद की ओर आप अपना वोट दें। तो अपर्णा यादव को इसी बेस पर भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है। लेकिन अगर प्रशांत राव, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ बीजेपी के जो नेता हैं विवेक कुमार श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, बड़ी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जी विवेक जी, सवाल यहां पर एक और उठता है, एक जो आपके भूतपूर्व सहयोगी और सपा के भी भूतपूर्व सहयोगी सुभाष सपा ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है। वोट किसके कटने के ज्यादा आसार हैं, बीजेपी के या सपा के? देखिए, हमारा जब तक प्रत्याशी वहां नहीं तय हो जाता तब तक हम ऐसे किसी कल्पना वाले प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में नहीं है जी। रही बात सुभाषपा एक अलग दल है, उनको अपना प्रत्याशी उतारने का अधिकार है, कि उनकी लोकतांत्रिक स्थिति है, वो कहीं भी प्रत्याशी उतार सकते हैं, लड़ा सकते हैं। बाकी ये काम जनता किसको कितना वोट देती है। जब तक हमारी पार्टी किसी को अधिकृत रूप से प्रत्याशी घोषित न कर दे, तो ऐसे काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना हमारे लिए संभव नहीं है। देवेंद्र जी, थोड़ा सा इंतजार करिए, भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड से प्रत्याशी तय होकर के आ जाने दीजिए, और उसके बाद आपको हम सारे प्रश्नों का उत्तर इत्मीनान से देंगे और हमारे कार्यकर्ता प्राण पड़ से लगेंगे और अपने प्रत्याशी को जिता करके संसद भेजने का काम करेंगे। तो प्रत्याशी उतारने में इतनी देरी क्यों? कौन सी रणनीति बन रही है, या फिर प्रत्याशी मिल नहीं रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है देवेंद्र जी। हमारा दल लोकतांत्रिक दल है, इसकी पूरी प्रक्रिया है। लखनऊ से नाम दिल्ली तक जाएगा, दिल्ली में पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जाएंगे, महामंत्री संगठन जाएंगे, प्रदेश प्रभारी होंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड में इसका फैसला होगा, और बिना उसके हमारे यहाँ कोई और प्रक्रिया नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि डिंपल जी को उतार करके सपा ने जल्दबाजी की, उन्हें भी थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए था। एक्चुअली उनके यहाँ कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया तो देवेंद्र जी है नहीं जी। अखिलेश जी ने शौकत जी जवाब दीजिए शौकत जी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। पर्ची निकाला, वो प्रत्याशी घोषित हो गई। हालांकि जिस दिन उन्होंने प्रत्याशी घोषित किया उसी दिन शिवपाल जी का बयान आया कि अखिलेश यादव चापलूसों से घिरे हुए हैं। तो अब ये उनका पारिवारिक विषय है, क्योंकि अखिलेश यादव अपने कुनबे को एक करके नहीं चल पा रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि मैनपुरी की जनता को एकजुट रखवाने में, या जो शौकत जी का जो आभा मंडल था उसको एकजुट कर पाने में आगे सफल होंगे। जब वो कुनबे को नहीं कर पा रहे, पार्टी को नहीं कर पा रहे, हर जगह उनके बिखराव दिखा जा रहा है। ठीक है, यानी कि आगे चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा। और कोई किसी ठीक है, हमारे पास समय की कमी है, नहीं तो हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि चुनावी मैदान है, कौन बलवान है इसका फैसला होने वाला है। मैनपुरी की सीट है और ये सपा की 1996 से लगातार परंपरागत सीट रही है, और अब देखना है कि अब मुलायम सिंह जी के मृत्यु के बाद अब जो ये उपचुनाव हो रहा है इसमें उनकी बहू डिंपल यादव यहाँ पर सपा से प्रत्याशी हैं। मैनपुरी की जनता किसको अपना पुनः
प्रतिनिधि चुनती है लोकसभा के लिए, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अब ये ज्यादा निर्भर ये करता है कि बीजेपी किसको वहां से चुनाव मैदान में उतारती है। तो फिलहाल अब ये देखने वाली बात है, और जैसे ही ये सारी चीजें आएंगी तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जाएगी। लेकिन असली परिणाम तो मतगणना के बाद ही आएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।